गुड इवनिंग विद्यार्थियों। कल हमने जो है वो तीसरे चैप्टर का बिंदु शुरू किया था, प्रबंध के सिद्धांत। सिद्धांत पूरा हो गया था। सिद्धांत के बाद हमने तकनीकें। तकनीक का मतलब है कि हमारे काम करने का तरीका, प्रत्येक व्यक्ति का काम करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। ये ध्यान रखना, पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती है। जैसे कि एक ही गाने पर एक कोरियोग्राफर 4 तरह का डांस करवा सकता है एक ही बंदे से, उसी प्रकार से एक ही कार्य को आप 4 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा तरीका जो है वो सबसे सरल, सबसे प्रभावी, सबसे ज़्यादा मूल्यांकन देने वाला, सबसे ज़्यादा प्रभाव पटकने वाला, सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो उनमें से एक तकनीक है हमारे पास में जिसका नाम है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जैसा बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, ठीक है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध, ठीक है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहला शब्द ये है, उद्देश्य का मतलब आप ये मान लो कि निर्धारण करना। उद्देश्य का मतलब क्या हो गया? निर्धारण करना। निर्धारण का मतलब तय करना, ठीक है। अब तय क्या क्या हो सकता है, ये उन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। इमेजिन करते हैं कि हमारे घर के अंदर एक शादी का प्रोग्राम है। इमेजिन करते हैं कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, ठीक है। अभी कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाया, नहीं तो अप्रैल के अंदर इस साल हम करते। हो सकता है दिवाली के आसपास के पर जो है वो विद्यालय की ओर से जो है वो झनकार का प्रोग्राम हो सकता है। अब इस झनकार के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ भंवरलाल जी सर या रामगोपाल जी मील काफी नहीं है। जितनी बड़ी संस्था उतना बड़ा प्रोग्राम, ठीक है। और जितना बड़ा प्रोग्राम उतनी बड़ी बड़ी और ज्यादा जिम्मेदारियां। जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां उतने ज्यादा अधिकार। जितने ज्यादा अधिकार उतना ही संपर्क सिस्टम जो है, मेल जोल, तालमेल, जो समन्वय, कन्वर्सेशन लोगों से उतनी ही ज्यादा। इस बात का ध्यान रखना। तो जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। इन जिम्मेदारियों को कम से कम लागत में, समय पर और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए संस्था क्या करने वाली है? प्रत्येक कार्य का क्या करेगी? निर्धारण। या प्रत्येक कार्य को क्या कर देगी? तय कर देगी। तो जब प्रत्येक व्यक्ति का कार्य तय हो गया है तो अब उस व्यक्ति को दूसरे कार्यों में न तो हाथ डालने की आवश्यकता है, न किसी से पूछने की आवश्यकता है कि मेरा क्या कार्य है, और न ही उसे कुछ बताने की आवश्यकता है कि तुम्हें क्या करना है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निर्धारण हो जाने के पश्चात में वह व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को क्या करेगा? पूरा करेगा। और जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तरदायित्व को पूरा करेगा तो निश्चित ही आपको पता होना चाहिए कि नियोजन के अंदर जो हम तय करते हैं, ठीक है, या हमने जो भी प्लानिंग की है उस प्लानिंग को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य, प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया कौन सी? प्रबंधकीय प्रक्रिया। बस ये बात है। पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना और फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकीय कार्यों को अंजाम देना, यही उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। यही तकनीक समझ आ गई। पहले से उद्देश्य का मतलब पहले से तय करना और फिर जो हमने तय किया है उस कार्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकीय कार्य करना। सभी कार्य है नियोजन में। ये उद्देश्यों का निर्धारण करना क्या हो गया? नियोजन हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाद के अंदर उस कार्य को पूरा करने के लिए संगठन बनाना, उन्हें दिशा निर्देश देना, क्या क्या कब कैसे करना है, कितना इंपॉर्टेंट कार्य है, भूमिकाएं तय हो जाती है। आदमी उसे व्यक्ति को बताना कि तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट काम सौंपा है, तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारी क्या भूमिका है, थोड़ा ध्यान से समझ करके, ठीक है, समझ करके तो उससे बता दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो भले ही वो मान लो तालमेल बैठाने वाला न हो, लेकिन अब उसे बैठाना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी कैसी है? बहुत भारी है। जब जब वो तालमेल न बैठाएगा तो उसके समझ में आएगा कि सामने वाले ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं अपने लिए ना सही लेकिन उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने मुझे कार्य सौंपा है, उस कार्य की सफलता के लिए मुझे अन्य लोगों के साथ में क्या करना पड़ेगा? तालमेल बैठाना पड़ेगा। क्लियर नहीं है? और तालमेल बैठाएंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। और इन सब के ऊपर लास्ट वाला कार्य नियंत्रण। अब मुझे पता है कि मैंने किसी बंदे को क्या काम सौंपा है एक तरीके से, तो मैं उसे उसी कार्य के संबंध में पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कोई काम मैंने सौंपा है।
तो मैं ये नहीं पूछूंगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम यहाँ क्यों हो। मुझे पता है ये यहाँ क्यों है, ये यहाँ क्या कार्य कर रहा है, इस कार्य करने के लिए इसके पास में क्या क्या पावर दिए हुए हैं, क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। तो ये सब चीजें निर्धारण होती है। ठीक है, यही उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक है। इससे देखो ज्यादातर जो है वो संस्थाओं को लाभ होता है। ठीक है, हालांकि होता कर्मचारियों को भी है, समाज को भी है, लेकिन उद्देश्यों का निर्धारण करने से संस्थाओं को सबसे ज्यादा लाभ होता है, ध्यान रखना। तो हम पढ़ेंगे ये कि इस संस्था को क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहला है श्रेष्ठ प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब है सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। प्रबंधकीय कार्यों, प्रबंधकीय प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संपन्न करना, पूरा करना, यही प्रबंधन है। ठीक है, अभी जैसे रिजल्ट अच्छा आ रहा है हमेशा, जैसे कि मैं आपको बीएम पढ़ाता हूँ और आप लोग जो हमेशा 10 में से 8 9 10 8 9 10 8 9 लाते हो, तो मैं कार्य कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा हूँ इस पर कभी भी सवालिया निशान नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, गुरुजी के द्वारा एक ही बात बोली जाएगी कि सत्यजी सर का प्रबंधन या प्रबंध या मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, इतना ही। और जिस दिन मेरा रिजल्ट डाउन होने लग जाएगा तब मुझे ये बोलेंगे कि आपका मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं रहा है। तो ये है श्रेष्ठ प्रबंधन। सभी कार्य पहले से निर्धारित है, कौन व्यक्ति क्या क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। तो प्रबंध के कार्यों को पूरा करने में, संपन्न करने में बड़ी आसानी हो जाती है, बस। दूसरा है श्रेष्ठ नियोजन। ठीक है, तो नियोजन अपने आप ही है, पहले से ये तय हो जाता है कि क्या कार्य करने हैं और क्या नहीं करना है। ठीक है, इसलिए नियोजन करना, प्लानिंग करना बहुत बेहतर तरीके से, कार्यों को संपन्न कहाँ करना है, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या जिम्मेदारी उठाएगा, ये सब चीजें जो है आसानी से तय हो जाती है। तीसरा है संगठन की स्पष्ट स्थिति। ठीक है, ये देखो नाम, संगठन की स्पष्ट स्थिति। संगठन का मतलब क्या हो गया है, मुझे कोई काम सौंपा है, ये ध्यान रखना। तो मैंने अपने टीम के अंदर मान लो कि कक्षा 12वीं कॉमर्स के 5 लड़कों को और 5 लड़कियों को लिया है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को मैंने उनका काम सौंप दिया है। जैसे कि मान लो कैंप होता है, जैसे कि स्कूल का कैंप होता है, आपका कोई दल, गुजरात दल एक तरीके से, तो गुजरात दल के दौरान मान लो किसी लड़की को जो है वो गुजराती नाश्ता क्या होता है, नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी उसको दी है। मैंने मान लो किसी को खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी है, किसी को गुजराती पोशाक की जिम्मेदारी दे दी है एक तरीके से। ठीक है, किसी को गुजरात में सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। तो मैंने तो अपने अपने कार्य बांट दिए हैं, स्थिति एकदम स्पष्ट है कौन क्या क्या करने वाला है। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि सोमनाथ मंदिर तुम्हें बनाना है, इसके लिए तुम्हें बाहर से थर्माकोल की वो शीट लानी है, कोई कलर लाने हैं, किसी पेंटर से वो बनाना है, वो तुम जितना चाहे पैसा इसमें लगता है 15 20 50 100 रुपए तुम आसानी से खर्च कर देना। 100 रुपए से ज्यादा लगता है तो फिर तुम मुझसे संपर्क करना। तो 100 रुपए खर्च करने तक का तो मैंने उसको अधिकार दे दिया है। तो अब जब वो 50-60 रुपए के अंदर काम हो रहा है बेहतर तरीके से, तो बार बार मुझे फोन करके न तो पूछेगा और न ही मैं उसे पूछूंगा। मैं क्यों पूछूंगा, मैं इसलिए नहीं पूछूंगा, मैं ये समझूंगा कि सामने वाले बंदे के किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई है और मैं अब जिस व्यक्ति को, जिस छात्र को योग्य समझता हूं उसी को मैंने काम सौंपा है, तो मैं भी बार बार उनके कार्यों के अंदर दखल नहीं दूंगा। समय पर कार्य पूरा हो जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं आती। ठीक है, तो संगठन की स्थिति कैसी होती है, स्पष्ट होती है। वचनबद्ध निष्पादन, ये देखो ये अगला काम आ गया। मान लो कि कैंप का दृश्य है उदाहरण के तौर पर। ठीक है, मैंने किसी को दे दिया, भाई तुम गुजराती नाश्ता बना लोगे क्या? हाँ सर, मेरी सिस्टर को या मेरी माता जी को जो है तो मेरे भैया को खमन ढोकला वगैरह ये वो बनाना आता है एक तरीके से। पक्का बना के ले ना? हाँ सर, प्रॉमिस बना के ले आऊंगा, मेरे घर में सारी सामग्री भी है और अच्छे से बना लूंगा, आप इसकी चिंता न करें, मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है, या देती हूँ। तो अब इस वचन के निष्पादन के लिए चाहे उसकी माता जी बाहर गई है कि चाहे वो रहे कहीं है, अब ये निष्पादन करना कार्य उनकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? तो ये काम हो जाता है। और फिर प्रभावी नियंत्रण आसानी से अपने आप हो जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने वचन का निष्पादन कर रहा है और पहले से ये तय है कि कौन क्या क्या करने वाला है। सब काम जब एकदम सुचारू रूप से चलते हैं तो ज्यादा नियंत्रण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इसका लाभ है। लेकिन आपने जितना इसके बारे में सुना है, जितनी अच्छी अच्छी बातें लगती है, आपको लगता है कि भाई ये पहले से कामों को तय कर लेना और फिर उसके अनुसार जो है वो संस्थाएं काम करने लग जाती है, तो ये इतना भी पॉसिबल नहीं है। आप जानते हो कि प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा वाला पहलू होता है तो एक बुरा वाला पहलू भी होता है। इसी चीज को तो मूल्यांकन बोलते हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जरूर मतलब हर किसी भी फैक्ट के कुछ पॉजिटिव बिंदु होते हैं तो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। हमें उन नकारात्मक बिंदुओं के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, इतना लाभ हो रहा है, तो
कहीं ना कहीं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, इसके कुछ लॉस भी हैं, हमें इसकी कुछ समस्याएं भी है। क्या समस्याएं ये देख लेते हैं। समस्या ये है कि पहली समस्या ये है कि उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। अभी हमने कहा कि हमने जो तय किया वो कर लेंगे, पर तय किया क्या है और क्या निश्चित समय में तय हो गया है, और जो तय किया है क्या उसे प्राप्त आप कर पाएंगे? आपके पास में संसाधन है, आपके पास में संगठन संरचना है उतनी, आपको आपके उस कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए आपके पास उतना समय है, या आप उतने समय में पूरा कर पाएंगे? अब आई ना दिमाग के अंदर बातें। तो जो हम सोच रहे हैं कि जो सोचा है वो कर लेंगे, पर आपने बहुत बड़ा सोच लिया। आपने सोच लिया कि 100 में से 100 लाना है। सोचना आसान है, क्या है 100 में से 100, 1 2 3 शब्द का काम है, लेकिन 100 में से 100 केवल सोचने से, केवल कहने मात्र से प्राप्त होता है क्या? और क्या चलो आपने शुरू कर दिया 100 में से 100 लाना, आप शुरुआत के अंदर 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, लेकिन क्या इस 6 घंटे की पढ़ाई को आप पूरे वर्ष भर तक कंटिन्यूटी रख सकते हैं? लगातार निरंतर ये प्रयास कर सकते हैं? नहीं, आपके बीच में बहुत सारी बाधाएं आएगी। ठीक है, ये बाधाएं क्या है ये देखो। उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई क्या है? सरकार की नीतियां, पूर्वानुमान, गतिशील पर्यावरण, सरकारें चेंज हो जाती है, वातावरण चेंज हो जाता है। ठीक है, आप पूर्वानुमान से ढंग का नहीं लगा सकते। एक तरीके से आप गारमेंट का बिजनेस करते हैं, आपको लगता है कि ये डिजाइन इस बार चल जाएगी, और आपको पता ही नहीं कि मान लो ये डिजाइन 5 साल पहले आ चुकी है, लोग इसे उग चुके हैं, खत्म हो चुकी है, आप उस पर काम कर रहे हो, तो आपको लॉस हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होता है। आगे संतुलन की समस्या। इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या चाहिए? तालमेल चाहिए, और अक्सर लोग तालमेल बैठाना नहीं जानते हैं। तालमेल इनके साथ में, सरकार के साथ में, आपके पास में उच्च लेवल के वार्ताकार नहीं है, प्रबंध की भूमिका, ठीक है, प्रतिनिधि नहीं है, ये ध्यान में रखना, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आपके पास में, तो संतुलन की समस्या हो सकती है। सरकार के और आपके बीच के अंदर जो ये करारोपण की जो टैक्स की जो नीति है उनमें परिवर्तन हो गई है, तो आप जो है आपने जो सोचा है, यदि आप उस नीतियों से पहले वाली नीतियों के तहत काम करेंगे तो समय पर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको नीति में बदलाव करना पड़ेगा। और ये देखो तीसरा बिंदु, लोचशीलता में कमी। अभी मैंने क्या कहा था, बदलाव करना पड़ेगा। तो आपने जो तय कर लिया है, अब आप उसमें बदलाव कर रहे हो, फिर से कोई परिवर्तन हो गया, आप पुनः परिवर्तन करोगे, तो जब इस तरीके से समय में परिवर्तन ही करते रहोगे तो ये वाली जो तकनीक है आपके लिए काम नहीं करने वाली है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। आप कोई भी काम करें, आप जैसे टेंट लगा रहे हो, मान लो इमेजिन करना आप टेंट लगा रहे हो, आपने टेंट लगा दिया, लगाने के बाद तुम्हें पता चलता है कि नहीं 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 ये यहाँ ठीक नहीं है, इसको उठा करके इधर करो, तो बड़ी मुश्किल से आपने टेंट लगाया है, अब उसको वापस उठाने में और नई जगह लगाने में क्या लगने वाला है? समय लगने वाला है, तब तक तो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बात समझ आई नहीं? हो सकता है कि पहले वाली कंडीशंस बेहतर थी, समतल था, एक तरीके से अच्छा था, अच्छा टेंट लगा था, अब आप दूसरी तरफ लगा रहे हो सकता है कोई पेड़ आपके बीच में आ गया है, दूसरी तरफ कोई दीवार आ गई है, दूसरी तरफ लोगों को दिख नहीं रहा है, तो वो वाली समस्या और आ गई है। तो ये समस्या सरकारी नीतियों में, ये पूर्वानुमानों में आती रहती है। इसलिए जल्दी से जो है आप जैसा सोच रहे हैं उतनी जल्दी इस उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक को निभाना भी उतना आसान नहीं होता है। तो ये इसके लाभ थे और ये संस्थाओं को होने वाले नुकसान थे। आगे छोटे छोटे पॉइंट इसके और अगले वीडियो पढ़ेंगे।